स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप कुमार जी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस वक्त जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप बहुत ही मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, आपने वहाँ बहुत सारी सेवाएं दी हैं। इस वक्त आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं, तो शुरुआत इसी से ही करूँगी कि कृषि से रिलेटेड कि सर किस तरह से उस फील्ड में आपका जाना हुआ। कृषि विश्वविद्यालय में लगभग मैंने 15 वर्ष सेवाएं दी हैं। उससे पहले मेरी जो पढ़ाई हुई है वो सोलन यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। तो कृषि की हमारी बैकग्राउंड रही है, माता पिता खेती करते रहे हैं, तो इसलिए हमारा एक नेचुरल जिसको रुझान कह सकते हैं वो कृषि विषयों की तरफ था और इसी कारण हम इस फील्ड में आ गए। जी। सर, ग्राफ्टिंग विधि एक जो है वो पौधों की होती है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या चीज़ है? हाँ, ग्राफ्टिंग तो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और आपने फूलों में और फलों में इसके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आपको ध्यान होगा कि गांव में ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे लोग होते हैं जो कलम जिसको बोलते हैं, कलम करते रहते हैं। लेकिन ये विधि सब्जियों में जो है अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और भारतवर्ष में अभी तक इस पे बहुत कम काम हुआ है। लेकिन जब हमने 2015 के आसपास इस प्रयोग के बारे में सोचा कि सब्जियों में जो ग्राफ्टिंग है वो अगर की जाए तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या आती है, बैक्टीरियल विल्ट जिसको बोलते हैं, एक बीमारी है, जीवाणु मुरझान रोग। और जीवाणु मुरझान रोग के लिए अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई उसका इफ़ेक्टिव इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। हमने जब लिटरेचर को देखा तो हमने पाया कि जापान, कोरिया ऐसे देशों में इन समस्याओं के लिए वो क्या करते हैं, तो वहाँ रूट स्टॉक यानी कि प्रतिरोधी किस्में जो हैं उनको, रूट स्टॉक जो जड़ वाला पोर्शन है उसको, और उसके ऊपर सब्जियों की वो ग्राफ्टिंग करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसे ही उसके लिए प्रेरित हुआ कि हम भी क्यों ना भारत में और हिमाचल में इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमने ये प्रयास शुरू किया और आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है, हर्ष होता है कि भारतवर्ष के कई विश्वविद्यालयों में इस पर शोध कार्य करना प्रारंभ हुआ है। आपने सर ग्राफ्टिंग की बात की, तो एक पोमैटो जो था जिसकी आपने खुद रिसर्च की है जी। और उसके लिए आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, कई जगह आप जाके भी आ चुके हैं। तो सर वो किस तरह से आपके दिमाग में वो आया कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पोमैटो जो है वो पोटैटो और टोमेटो का ही एक मेल है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अमेरिका की एक कंपनी है थॉमसन एंड मॉर्गन। उस कंपनी ने सबसे पहले इस प्लांट को अमेरिका में ग्राफ्ट किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने इसको ग्राफ्ट किया है पहली बार, लेकिन हाँ, हिमाचल में इसके ऊपर एक सिस्टमैटिक काम जो किया, इसको पॉपुलराइज़ करने में, इसको बनाने में, वो हमने शुरू किया। और 2015 में जब मैंने ये काम शुरू किया, तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि क्या आलू के ऊपर टमाटर की कलम करने से 2 फसलें एक पौधे पर आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं? और हमने इसको, बड़ी खुशी हुई हमें जब ये हमारा ये सक्सेसफुल हो गया और हमारा आर्टिकल इंडियन हॉर्टिकल्चर देश भर की एक प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, उस मैगज़ीन के 2015 में वो पहले पेज पर पहला जो आर्टिकल छपा वो पोमैटो हॉर्टिकल्चर बंडल प्लांट, इस नाम से वो आर्टिकल छपा हमारा। और उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, डीडी शिमला और इसके साथ-साथ जो डेली न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरह से हाइलाइट किया और छापा। और इसके साथ-साथ मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि जो एमएससी और पीएचडी करने वाले बच्चे रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसमें कई बच्चों ने इसमें पीएचडी भी किया है। तो ये बड़े खुशी की बात है कि कई बार हाइपोथेटिकल लगता है, एक पौधा है, उसमें 2 फसलें एक साथ कैसे आ सकती हैं? चमत्कार भी कह सकते हैं, लेकिन चमत्कार है नहीं, सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल ग्राफ्टिंग टेक्निक है और हमने इसको सक्सेसफुली किया है। और अभी भी हम जो किसान हैं, बहुत बहुत सारी ट्रेनिंग्स, हम प्रशिक्षण देते रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि आप आलू लगाइए, आलू के ऊपर सिंपल एक कलम करिए, इतना सा काम करना है आपको। और ये जो मैंने थॉमसन एंड मॉर्गन का एग्जांपल आपको दिया, अमेरिका की जो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, उसने इसको बहुत पॉपुलर किया। केवल केवल उन्होंने आलू और टमाटर को नहीं फेमस किया, उन्होंने एक और पौधा है, ब्रीमैटो जिसको बोलते हैं, यानी कि आलू के ऊपर बैंगन,
तो वो भी उन्होंने उसको पॉपुलर किया। हमने टोमेटो पे तो अच्छा काम किया, रिसर्च किया है, शोध किया है, पेपर भी लिखे हैं, लेकिन ब्रीमेटो पे भी थोड़ा सा हमने हल्का सा काम किया है। और एक और बात आपके साथ साझा कर दूं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में, उन्होंने बाद में पिछले 1-2 सालों में उन्होंने बैंगन, टमाटर को आलू के ऊपर एक साथ ग्राफ्ट कर दिया। यानी कि एक आलू के साथ साथ आपको बैंगन और टमाटर की फसल भी मिल रही है। तो जो ब्रीमेटो जिसकी मैंने बात की उसको जो है वो बहुत लोगों ने देखा भी है, बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। ये सारी जो तकनीक है कृषि के क्षेत्र में, वो इसलिए मैं इसकी एडवोकेसी करता हूँ कि ये आनी चाहिए आगे। कि आपने देखा होगा अभी यहाँ 4 लेन का काम चला है। हमारी जितना एग्रीकल्चर लैंड था वो सारा इंडस्ट्रियलाइज हो गया है और इंडस्ट्री उसको कवर कर रही है और पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा हमारी कृषि के लिए जो भूमि है वो कम हो रही है। अब इस दोहरा चैलेंज है, तो इसलिए ऐसी जो टेक्निक्स होती हैं, जिससे मैंने टोमेटो की बात की, ये इसको आप बालकनी में 4 गमलों में पौधा लगाइए, तो आपको 10 किलो आलू मिल जाएंगे, 4 किलो टमाटर मिल जाएंगे। सिंपल सी टेक्निक है, बहुत अच्छी है। प्रयास यही है कि हमारे फार्मर जो हैं, हमारे किसान जो हैं, इसको अपनाएं। तो ये हमने किया है और आज कई बच्चे इसमें पीएचडी भी किए हैं, ये भी अच्छी बात है जी। तो एक ही पौधे पे आलू हो, टमाटर हो या बैंगन हो, वो तो सभी उगा दिए हैं। जी, तो अब ऐसी और कौन से अनुसंधान है जिसको कृषि विश्वविद्यालय जो है वो करने जा रहा है? कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य वहाँ हो रहे हैं और सब्जियों की ग्राफ्टिंग के विषय में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर उत्तर भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान बन करके आया है। और इसमें हमने लगभग 30-32 रूट स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। ये रूट स्टॉक्स जिस शब्द की मैं का उपयोग कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूट स्टॉक स्क्रीनिंग करना और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्राफ्टिंग के केस में। तो कृषि विश्वविद्यालय ने 30-32 रूट स्टॉक्स जो हैं वो नेमेटोड, एक सूत्रकृमि, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो मैंने बैक्टीरियल बिल्ट आपको बताया, जीवाणु मुरझान, दूसरी है नेमेटोड सूत्रकृमि की समस्या। ये जो सूत्रकृमि की समस्या है ये बहुत ही गंभीर है। इसमें पौधे में गांठें बन जाती हैं जड़ों में और पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इस समस्या का समाधान भी बहुत रेयर है, कम है और इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो उसके लिए भी ये जो ग्राफ्टिंग तकनीक है बहुत कारगर है। सर, आपको 15 साल हो गए हैं इस एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो किस तरह से चुनौतियाँ रहीं सर आपके लिए? क्योंकि आपने इस पे भी रिसर्च की है, आपने टोमेटो किया और अभी आप और भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह की चुनौतियों का आप सामना करते हैं जो आवश्यक लगती हैं आपको? चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं। जब भी आप नया कोई काम शुरू करें, उसके लिए आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमने भी जब ये टोमेटो ग्राफ्टिंग इसकी बात की तो ज़्यादातर हमारे जो साथी लोग थे उनका यही कहना था कि ये थ्योरेटिकल बातें हैं। आपको ये हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये बोलने में अच्छा लगता है, ये फैंसी आइडिया है और ये फैंसी आइडिया जो है वो प्रैक्टिकली फील्ड पे काम नहीं करते हैं। तो कई परियोजनाएं जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो उनको लगता है कि जब हम फंडिंग एजेंसी को किसी को देते थे तो वो भी कहते थे कि ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसको छोड़िए परे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। उन्होंने सबसे पहले हमें एक बहुत छोटी परियोजना, 5 लाख रुपए उसमें उन्होंने हमें दिया था हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन में। एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था और वो टेक्नोलॉजी जो छोटा सा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट ने हमें बहुत मदद की क्योंकि हमें एक बेस मिल गया, हमें एक छोटा सा आइडिया मिल गया, बेस मिल गया और हमें थोड़ा सा पैसा भी मिल गया और हमने काम शुरू कर दिया। उसके बाद कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश, उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मुझे 95 लाख 95 लाख रुपीस जो है ग्राफ्टिंग के काम के लिए ही स्वीकृत किया। तो इस तरह से फिर इसको धीरे धीरे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भी माना कि ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है और इसका उपयोग जो है वो किसानों के हित के लिए किया जा सकता है। तो ये 2-3 परियोजनाएं जब मिली हमें तो हमारी हिम्मत बढ़ी और अब खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। देश भर में अब जो सब्जियों में ग्राफ्टिंग है वो उसकी एक पहचान बनी है।
सर जैसे आप बात कर रहे थे कि भूमि जो है हमारे एग्रीकल्चर की वो कम पड़ रही है क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो कृषि विश्वविद्यालय में भी कुछ ऐसा ही कुछ एकड़ ज़मीन का कुछ ऐसा इस तरह से कुछ चल रहा है तो वो क्या चीज़ है सर थोड़ा सा उसके बारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 112 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कृषि विश्वविद्यालय की लेने का निर्णय किया है टूरिज्म विलेज के लिए। में। मैं कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति का सदस्य भी हूँ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर भी हूँ। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर के नाते और एक पुराना कर्मचारी होने के नाते हमारे मन में भी एक पीड़ा थी कि जो कृषि विश्वविद्यालय है वो देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें नए नए विषयों पे काम होना है, नए नए कोर्सेज प्रारंभ होने हैं। और किसी विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर ज़मीन लेना उस विश्वविद्यालय के साथ साथ इस प्रदेश के किसानों के साथ भी अन्याय है। तो इस विषय पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर के नाते हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, इन तीनों को भी लिखा, इनको भी पत्र लिखे और इनसे भी आग्रह किया है कि अगर आपको टूरिज्म विलेज बनाना है, आप टूरिज्म विलेज के लिए कोई और स्थान देख लीजिए, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का आप उपयोग ना करें, क्योंकि ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, किसान हैं, बागवान हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप सर वर्तमान में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी कार्यरत हैं, वहाँ पे भी आप काम संभाल रहे हैं। तो सर बहुत ही एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही है, जहाँ पे 2 आपको नामांकित हुई थी, एक धर्मशाला और एक देहरा। देहरा में तो काम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ रोड अटक रहा है? देखिए, ये बड़े दुख का विषय है कि 15 साल बाद भी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन नहीं बन पाया है धर्मशाला में। देहरा में हमारा काम लगभग 70-80% पूरा हो गया है। और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल जी, उनकी मेहनत और उनके प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है कि हम कम से कम देहरा में अपने कैंपस बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। धर्मशाला में, जंद्रांगल में हमारा कैंपस बनना था, उसमें प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपया जमा करवाना है। वो 30 करोड़ रुपया अभी तक जमा नहीं हुआ है। जिस दिन वो 30 करोड़ रुपया जमा करवा देंगे, हमारा जो जंद्रांगल का काम है, धर्मशाला का जो नॉर्थ कैंपस है, उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सरकार तो कहती है कि सब कुछ हमारे खाते में है, हमारी ट्रेजरी फुल है, फिर भी कहाँ अटक रहे हैं? ये विषय सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वही ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होने के नाते और इस प्रोसेस में थोड़ा सा हम इन्वॉल्व रहे हैं, तो विश्वविद्यालय की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया है। क्योंकि हमने तो इसका मास्टर प्लान बनाया। मैं जो पुराने यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे हैं कांगड़ा के डॉक्टर निपुण जिंदल, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत इसमें सहयोग किया। और जो हमारा धर्मशाला और देहरा की भूमि थी वो विश्वविद्यालय के नाम करने में बहुत प्रयास किया। देहरा में हम कामयाब हो गए, धर्मशाला में हम पिछड़ गए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार देर सवेर ऐसा करेगी कि पैसा जमा करवाएगी और हमारा जो धर्मशाला का कैंपस है वो जल्दी बनकर तैयार होगा। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो जाते जाते किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आधुनिक किसान पद्धतियाँ हैं उनको भी वो अपनाएं, और जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं उनको भी वो जीवित रखें और दोनों का समावेश बनाएं, क्योंकि दोनों ही पद्धतियाँ जो हैं, पुरानी पद्धतियाँ हैं, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। जो मॉडर्न साइंस है हमारी, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और तकनीक के दौर में किसान जो हैं वो तकनीकों का भी सही उपयोग करें। और जो नए नए किस्में हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं विश्वविद्यालयों के अंदर, प्राकृतिक कृषि का जैसे बहुत ज़्यादा आजकल प्रचार प्रसार हो रहा है, तो किसान उस ओर भी बढ़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने थैंक यू। के। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे साथ बहुत सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की हैं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।